नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। एक बहुत ही भावुक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो अवश्य देखें और कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके सभी पार्ट देखें। विराज और अनीता का विवाह हुए अभी एक ही दिन बीता था। अभी कल ही तो अनीता अपने पीहर से विदा होकर ससुराल आई थी। आंखों में हजारों सपने, दिल में लाखों अरमान लिए अपने प्रियतम का हाथ पकड़े ससुराल की दहलीज पर उसने अपना पहला कदम रखा था। लेकिन एक ही दिन में क्या से क्या हो गया। उसके अरमान उसके कलेजे में दर्द बनकर उसको तड़पा रहे थे और उसकी आंखों में बसे सपने उसके आंसुओं में बह गए थे। गुरुग्राम की रहने वाली अनीता की शादी लखनऊ के पास एक संपन्न गांव के बड़े जमींदार के ऑफिसर बेटे विराज सिंह से हुई थी। आत्मविश्वास से भरी हुई सुंदर और स्मार्ट अनीता को एक शादी में जब पहली बार विराज ने देखा तो देखता ही रह गया। मुस्कुरा कर बातें करने वाली अनीता की मीठी हंसी में तो विराज जैसे उलझ कर रह गया था। अनीता ने भी पहली बार जब विराज को देखा और उसे अपनी ओर ही देखते पाया तो थोड़ी देर के लिए दोनों अपनी पलकें झपकाना भूल गए। दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी रह गईं। शादी के लिए दोनों दिल से तैयार थे। उनकी शादी तय हो गई तो धीरे धीरे उनकी पसंद ने प्रेम का रूप ले लिया। शादी हो गई, लेकिन पहली ही रात में विराज के दोस्तों ने उसे शराब पिला दिया था। इसके अलावा शादी की व्यवस्था के कारण विराज रात में लगभग 2 बजे अपने कमरे में अनीता के पास पहुंचा। एक तो सारी रात अनीता विराज के इंतजार में व्याकुल हो रही थी। ऊपर से जब वह पहुंचा तो शराब के नशे में था। आज के दिन विराज को नशे की हालत में देखकर अनीता का दिल टूट गया। उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। आधी नींद में सोया हुआ विराज अनीता के पैरों के पास अपना सिर रखकर बुदबुदाते हुए माफी मांग रहा था। फिर अपनी पहली पत्नी रागिनी का नाम लेकर उससे भी माफी मांगते हुए सो गया। अनीता के सपने टूट गए थे। वह तो विराज को बहुत प्यार कर बैठी थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि उसके प्रति विराज का प्यार एक छलावा था, धोखा और दिखावा मात्र था। क्योंकि आज भी विराज के दिल के कोने में उसकी पहली पत्नी को छोड़ने का दर्द मौजूद था, जो उसे तड़पा रहा था। अनीता ने सोचा कि जब विराज के मन में रागिनी के लिए इतना दर्द और तड़प आज भी मौजूद है, तो वह फिर मुझे कैसे प्यार कर पाएगा। विराज अनीता के पैरों पर ही अपना सिर रखकर सो गया। चाह कर भी अनीता उसको अपने से दूर न कर पाई और उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। कुछ घंटों के बाद सुबह जब विराज की आंख खुली तो उसने खुद को अनीता की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ पाया। अनीता बेड के सिरहाने पर टेक लगाकर तकिए के सहारे बैठे बैठे ही सो गई थी। विराज ने देखा कि उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं की लकीर उसके गालों पर सूख गई थी। अनीता की हालत देखकर विराज का दिल भी दर्द से भर गया। वह बहुत धीरे से उठा, एक तरफ झुकी हुई अनीता के सिर को आहिस्ता से थाम कर उसने बेड पर सीधा करके लिटा दिया। गहरी नींद में डूबी हुई अनीता के मासूम चेहरे पर एक पीड़ा थी। अनीता की पलकों में ठहरे हुए आंसुओं को चूमने के लिए विराज आगे बढ़ने लगा, लेकिन तुरंत उसे रात की पूरी घटना चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। अनीता के चेहरे की पीड़ा उसके दिल की गहराइयों तक दर्द दे गई। विराज की आंखों में पश्चाताप के आंसू उमड़ आए। वह समझ गया था कि अनीता रात भर रोती रही है, इसलिए वह अनीता को अभी जगाना नहीं चाहता था। वह बहुत धीरे से उठा और कमरे से बाहर चला गया। विराज डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ कामिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। नौकरों को यह हिदायत देते हुए कि कोई भी अनीता को जगाएगा नहीं जब तक कि अपनी नींद पूरी करके वह खुद से ना उठ जाए, और वह अपने पापा सहदेव के कमरे में चला गया। अपने कमरे में विराज को देखकर सहदेव ने खुश होकर बड़े प्यार से अपने अपने पास ही उसे बेड पर बिठा लिया।
और कहने लगे, बेटा, आज आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? शादी की भाग दौड़ में कुछ दिनों से आप ठीक से सोए भी नहीं थे। कम से कम आज तो आपको चैन से सोकर अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए थी। विराज चुपचाप सुनता रहा। उसने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। सहदेव ने विराज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है बेटा? कोई परेशानी है क्या? मुझे बताइए, क्या हुआ? विराज बेड पर से उठकर सामने रखे हुए एक काउच पर बैठ गया। उसने बिना घुमाए फिराए सीधे और सपाट शब्दों में अपने पापा से सवाल किया, पापा, जब रागिनी से मेरा तलाक हो रहा था तो आप वहीं मौजूद थे ना? विराज की बात सुनकर पहले तो सहदेव चौंक गए। फिर उन्हें बहुत चिंता हुई कि आज इतने वर्षों के बाद, जबकि विराज की दूसरी शादी उसकी पसंद की लड़की से हो चुकी है, तो मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है? पापा को सोचते हुए देखकर विराज ने कहा, पापा, मुझे सीधा और सही जवाब मिलेगा, इसीलिए आपके पास आया हूँ। सहदेव ने कहा, हाँ बेटा, मैं मौजूद था। विराज ने आगे पूछा, तलाक के लिए रागिनी और उसके पर घर वाले क्या अपनी मर्जी से तैयार थे? सहदेव को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या उत्तर दें। विराज से कैसे बताएं कि उसकी मम्मी कामनी ने जोर जबरदस्ती से दबाव बनाकर यह तलाक करवाया था। सहदेव बेटे के सामने उसकी माँ को बुरा नहीं बनाना चाहते थे। बोलिए पापा, विराज ने दो जोर देकर कहा। सहदेव उसे समझाते हुए बोले, बेटा, आज तुमने अनीता के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है। इन बातों का अब तुम्हारे जीवन से कोई वास्ता नहीं है। अनीता का ध्यान रखो, उसको कोई तकलीफ ना होने पाए। विराज ने बड़ी ही गंभीरता से कहा, मैंने आपसे कहा था ना पापा, मुझे सीधा और सही उत्तर चाहिए। सहदेव समझ गए कि कहीं किसी रिश्तेदार से आज विराज को अपने तलाक की पूरी सच्चाई का पता लग चुका है, इसलिए उसे फुसलाया नहीं जा सकता। सहदेव ने कहा, वह जानते थे कि तलाक ही अंतिम फैसला है, इसलिए वह राजी हो गए थे। पल भर ठहर कर अपने मन को संभालते हुए विराज ने कहा, पापा, आप तो उस समय रागनी से मिले थे, उसने क्या कहा था? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। सहदेव परेशान होते हुए बोले, विराज, ये सब क्यों कर रहे हो? विराज ने कहा, प्लीज पापा, मुझे सब सच बताइए, क्योंकि आज मुझे सब कुछ पता है, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। सहदेव अपनी भीगी पलकों को पोंछते हुए बोले, रागनी बिल्कुल बेहाल थी बेटा। हाथ जोड़कर सबसे विनती कर रही थी कि मुझे मेरे साहब से एक बार मिलवा दो, एक बार उनसे मेरी बात करवा दो। मैं जानती हूँ कि मेरे साहब मुझे नहीं छोड़ सकते। वह बेतहाशा रोए जा रही थी। ऐसा कहकर सहदेव ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, क्योंकि उनका गला भर आया था। अपने आंसुओं को रोकना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अपने चेहरे पर उभर आई मन की पीड़ा को वह विराज की नजरों तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। पिता के सामने बैठते हुए कांपती आवाज में विराज ने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया पापा? ये सब मुझसे क्यों छुपाया गया? मुझसे तो यही कहा गया था कि रागिनी के परिवार वाले और रागिनी खुद तलाक के लिए राजी थे। मुझे धोखे में क्यों रखा गया? विराज अपनी रुलाई रोक ना सका। सहदेव ने कहा, विराज, मैं कभी तुम्हारी माँ और तुम्हारे फैसले के बीच में नहीं आया, क्योंकि मैं सोचता था कि तुम्हारी माँ जो भी करेंगी तुम्हारे भले के लिए होगा। लेकिन आज तुम्हारा पिता तुम्हें यह सीख देना चाहता है कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, एक समझदार ऑफिसर हो, तुम्हारे ऊपर अपने डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और तुमने अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। विराज ने कहा, लेकिन पापा, जिंदगी में तो समझदारी नहीं दिखा सका। अपनी बात पूरी करते हुए सहदेव ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है बेटा, जब जागो तभी सवेरा। अब से संभाल लो अपनी जिंदगी को और अपने प्यार को भी। विराज बोला, पापा, मैं तो रागनी को भी प्यार करता था, उसे इतनी तकलीफ देकर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूँ। मैं एक भावुक इंसान हूँ, इतनी आसानी से ये सब भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। सहदेव बोले, बेटा, पहले ही तुम एक नादानी कर चुके हो, अब और मत करो। तुम्हारा यह व्यवहार अनीता से छुपा नहीं रह पाएगा। सोच कर देखो,
पहली पत्नी के लिए तुम्हारे मन का दुख जब अनीता को पता चलेगा, तो उसे कितनी पीड़ा होगी। उसे दर्द देकर क्या तुम चैन से रह पाओगे? विराज असहाय सा पापा के चेहरे की ओर देखता रहा। सहदेव ने कहा, क्या हुआ और क्यों हुआ? इस चर्चा से अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो बीत गया वह तुम्हारे वश में नहीं था, और जो गुजर गया वह तुम्हारा बीता हुआ कल था। उसको पकड़ कर बैठे रहना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। विराज ने कहा, पापा, रागनी का क्या दोष था? जब उस बेचारी को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? दोषी तो मैं था, इसलिए सजा भी मुझे ही भुगतनी होगी। सहदेव ने कहा, तुम गुनाहगार नहीं हो बेटा, समय और परिस्थितियां सब कुछ करवाती हैं। रही बात रागनी की, तो मेरी उससे कभी-कभी फोन पर बात होती है। वह अपने जीवन में बहुत खुश है। तुमसे तलाक के बाद कामनी को बिना बताए रागनी के पापा के साथ मिलकर मैंने बहुत अच्छे परिवार में एक योग्य लड़के से रागनी की दूसरी शादी करवाई। आज वह अपने जीवन में सुख शांति से रह रही है। उसका एक बेटा भी है। अब वह किसी की पत्नी है, किसी के घर की मर्यादा है। तुम्हारे प्रति अपने मन में कोमल भावनाएं रखना उसके लिए पाप है, और अपने दिल में किसी भी तरह से उसे महसूस करना तुम्हारे लिए गुनाह है। बेटा, अब तुम किसी के पति हो, उसका विश्वास मत टूटने देना। अब तुम अनीता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। विराज आश्चर्य से अपने पापा का चेहरा देख रहा था। उसका मन धीरे धीरे शांत हो चला था। वह सोच रहा था कि पापा का मन बिल्कुल शांत और स्थिर है। कितनी सरलता से वह मेरी हर समस्या का हल निकाल देते हैं। सहदेव के फोन पर कोई कॉल आ रही थी, इसलिए उन्होंने कहा, बेटा, बहुत देर हो गई है। तुम और अनीता नाश्ता करने के लिए टेबल पर पहुंचो, मैं भी आता हूँ। विराज अपने बेडरूम तक पहुंचकर एक पल के लिए दरवाजे पर ही रुक गया। वह सोचने लगा, शायद अनीता अभी सो रही हो या उठ गई होगी। मैं उसका सामना कैसे करूंगा? क्या कहकर उसके व्याकुल मन को शांत करूंगा? एक गहरी सांस लेकर विराज ने धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे में देखा। अनीता बेड पर नहीं थी। चूड़ियों की खनक सुनकर उसका ध्यान ड्रेसिंग टेबल की ओर गया। उसने देखा कि अनीता फ्रेश होकर आ गई है और अपने गीले बालों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। इसी प्रयास में उसकी चूड़ियां शोर मचा रही थीं। अनीता ने आईने में ही विराज को देख लिया था, और उसका हाथ जहां था वहीं रुक गया। इस समय उसने पीले रंग की सुनहरे बॉर्डर वाली एक साड़ी पहन रखी थी, जिसमें उसकी सुंदर काया कुंदन की तरह दमक रही थी। विराज भी आईने में ही अनीता के रूप को अपलक निहारता रहा, किंतु किसी शापित अप्सरा की तरह अनीता के मुरझाए हुए चेहरे और उसकी उदास आंखों को देखकर विराज के दिल में मानो सैकड़ों सुइयां चुभ गई हों। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। विराज को अपनी ओर आता हुआ देखकर अनीता कमरे की एक खिड़की के पास जाकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसकी आंखें फिर से भर आई थीं। बात को बदलने के लिए विराज ने कहा, अरे, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई अनीता? मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि तुम गहरी नींद में सो रही थी। ये कहते हुए विराज अनीता के पास पहुंचा और उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए उसके गीले बालों की खुशबू में पल भर के लिए खो गया। अनीता कुछ असहज महसूस करते हुए विराज से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। विराज ने कहा, तुम सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि मैं तुम्हारी मीठी नींद से तुमको जगा नहीं पाया, और धीरे से उठकर पापा के पास चला गया। अनीता के चेहरे पर उदासी और गहरी हो गई। आंसुओं की अनगिनत बूंदें उसके गालों को भिगो रही थीं। खिड़की के बाहर देखते हुए अनीता ने कहा, विराज, क्या कल रात की कोई भी बात तुम्हें याद नहीं है? अनीता का हाल देखकर विराज का मन पूरी तरह से व्याकुल हो गया। उसने देखा कि रोते-रोते उसकी आंखें सूज गई थीं। अब विराज अपने आप को और नहीं रोक पाया था। अनीता के सामने ही वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ अनीता, मुझे सजा दो, पर इस तरह से मुझसे अपनी नजरें मत फेरो। तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम्हारी उदासी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अनीता थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, विराज, ये सब मत करो प्लीज।
इससे मेरी तकलीफ और बढ़ रही है। विराज का दिल दर्द से कांप रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी अनीता को कैसे विश्वास दिलाए कि उसके दिल में बस अनीता ही चौकड़ी मारकर बैठी है। किसी और के वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। कल रात में जो कुछ भी हुआ, उसकी सफाई वो कैसे दे? क्योंकि अनीता तो कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। विराज उठकर अनीता के पीछे खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, इधर आओ मेरे साथ। पहले यहाँ आराम से बैठो, फिर मुझसे बात करो। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। अनीता ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, विराज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विराज ने अब दृढ़ता से उसके कंधे के चारों तरफ अपनी बाहों का घेरा डालते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं छोड़ सकता। हम दोनों का एक दूसरे पर हक है। अनीता ने कहा, अपना हक तुमने खुद गंवा दिया है विराज। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। विराज ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर नहीं था कि इतनी आसानी से टूट जाए, वरना दिल्ली में तुम मुझसे मिलने मेरे होटल में कभी नहीं आती और अकेले में मेरे साथ समय भी ना बिताती। बस अभी नाराज हो। जब शांत मन से मेरी बात सुनोगी तो मान जाओगी और सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अनीता ने कहा, तुम्हारी बात कैसे मानूंगी जबकि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। विराज ने उसे समझाते हुए कहा, अनीता, झूठ बोलने में और जो बात जरूरी ना हो उसे ना बताने में बहुत फर्क होता है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, बल्कि अपने बारे में बताते हुए जो बातें जरूरी नहीं थी, उसकी चर्चा नहीं की। बस यही गलती है मेरी। अनीता ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम रागनी से मिले ही नहीं थे, जबकि आज भी तुम उससे प्यार करते हो। विराज अनीता के करीब आ गया। अपने एक हाथ से अनीता के कमर पर घेरा बनाते हुए उसे अपने और करीब करके दूसरे हाथ से उसकी हथेली पकड़कर अपने दिल के पास रखते हुए पूछा, तुमको कुछ महसूस हुआ? इस समय मेरी धड़कनें किसके पास आने से बेकाबू हो रही हैं? अनीता की हथेली कांपने लगी थी। उसने अपनी नजरें नीची कर ली थीं। विराज ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और बोला, तुम्हारी धड़कनों को भी मैं सुन सकता हूँ। बस यही सच है अनीता। मेरे लिए अपने प्यार पर विश्वास रखोगी तो मेरी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। अनीता ने खुद को विराज से दूर करने की कोशिश तो बंद कर दी थी, लेकिन उसने विराज को छुआ तक नहीं था। बस चुपचाप विराज की बाहों में खड़ी सुबक रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमिंग कहते हुए विराज ने दरवाजा खोल दिया। अनीता भागकर वॉशरूम में चली गई। वह समझ गई कि मम्मी जी फिर उसे बुलाने आई होंगी। कामनी ने विराज से पूछा, अनीता कहाँ है बेटा? विराज ने वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी आ रही है मम्मी। तब तक अनीता अपना चेहरा साफ करके सर पर पल्लू संभालते हुए कमरे में आकर बोली, मैं तैयार हूँ मम्मी जी, बस अभी आ ही रही थी। कामनी ने कहा, बेटा, तुम्हारे भरोसे पूरा परिवार और भगवान जी भी भूखे तो नहीं बैठे रहेंगे ना? तुम्हें ही आज भोग तैयार करना है। कितनी देर पहले मैंने तुम्हें जगाकर तैयार होने के लिए बोल दिया था और तुम अभी तक नहीं तैयार हो पाई। विराज ने कहा, कौन कहाँ जा रहा है माँ? विराज का इस तरह से टोकना कामनी को अच्छा नहीं लगा। अपनी नाराजगी को छुपाते हुए उसने कहा, अनीता किचन में जा रही है। विराज हैरानी से बोला, लेकिन क्यों मम्मी? घर में इतने नौकर चाकर हैं, अनीता वहां जाकर क्या करेगी? कामनी जी की मजबूरी थी कि उनका दिल विराज पर गुस्सा होने की मंजूरी नहीं देता था। इसीलिए हंसते हुए बोली, मेरे लाडले, आज अनीता की पहली रसोई है और उसे ही आज भगवान जी का भोग भी तैयार करना है। विराज ने कहा, माँ, शायद काका ने आपको बताया नहीं। मैंने ही काका से मना किया था कि कोई अनीता को जगाएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत थक गई थी और रात में भी ठीक से सो नहीं पाई थी। कहीं नींद और थकान से उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। अपना गुस्सा पीते हुए कामनी ने कहा, ये घर की बातें हैं बेटा, इसका निर्णय तू नहीं लेगा, मैं लूंगी। आज अनीता को रसोई छुआना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ही उसे जगाया है। बोल, क्या सजा देगा माँ को? ना ही वो तो बस, विराज हकलाते हुए बोला। कामनी ने कहा,
अपनी शादी में सभी लड़कियां थकी होती हैं, फिर भी सारी रस्में खुशी-खुशी निभाती हैं। यंग हैं, बहुत ताकत है इनमें। ये सब मैनेज कर लेगी, तू चिंता मत कर, कामनी ने मुस्कुरा कर कहा। तब तक दरवाजे के बाहर से सहदेव की आवाज आई, शाबाश बेटा। पापा को देखकर विराज ने कहा, अरे पापा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए ना। सहदेव अंदर आए। अनीता ने उनका पैर छू लिया। उसके सिर पर हाथ रखते हुए सहदेव जी ने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। जुग जुग जियो बेटा, सदा सुहागन रहो, स्वस्थ रहो और खुशहाल रहो। ईश्वर तुम्हारी जोड़ी बनाए रखें। विराज ने हंसते हुए कहा, बस बस पापा, थोड़ा आशीर्वाद मेरे लिए भी बचा कर रखिए। सहदेव बोले, अब अनीता को जिंदगी में जो भी आशीर्वाद मिलेगा, वो अपने आप तेरे लिए भी आशीर्वाद बन जाएगा। तुम्हारा सुख अब एक ही है बेटा। कामनी ने कुछ तुनकते हुए कहा, और आप बेटे को शाबाशी किस बात की दे रहे थे? सहदेव जी ने हंसते हुए कहा, मैंने देखा कि आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है और अपनी माँ के आगे अपनी बात रखने की कोशिश करने लगा है। लगे रहो बेटा, कभी ना कभी सफलता अवश्य मिलेगी। और जोर से हंसने लगे। विराज भी मुस्कुराए बिना न रह सका। कामनी समझ रही थी कि बहू के आगे बात ना बढ़ जाए, इसलिए मजाक में ही बड़ी आसानी से सहदेव कामनी पर व्यंग कस गए। कामनी ने कहा, तो क्या मैं बच्चों पर जबरन अपनी मर्जी थोपती हूँ? जो कुछ भी करती हूँ, इनके भले के लिए करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि ये मेरा हक है और मेरी जिम्मेदारी भी, और वह इन लोगों को मानना पड़ेगा। अनीता ने कहा, जी मम्मी जी, और वह जाने के लिए आगे बढ़ी। सहदेव बोले, बेटा, तुम्हारे भैया आए हैं, नीचे बैठक में बैठे हैं। कामनी और विराज ने आश्चर्य से सहदेव को देखा। कामनी ने कहा, लेकिन उनके आने की तो कोई बात नहीं थी, फिर इतनी सुबह कैसे आ गए? अनीता कामनी की ओर देखने लगी। सहदेव ने बात को संभालते हुए कहा, श्रीमती जी, रात में ही मेरे पास अनीता के पापा का फोन आया था। सुबह तुम्हारी बातों में उलझकर मैं बताना ही भूल गया। दरअसल आज अनीता को अपने भैया के साथ पग फेरे की रस्म के लिए दिल्ली अपने मायके जाना होगा। ये जरूरी है, क्योंकि उनके यहाँ ये रस्म होती है। उन्होंने कामनी की आंखों में दृढ़ता से देखते हुए कहा। विराज आश्चर्य से अनीता की ओर देख रहा था और सब कुछ समझ रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी हुई थीं। कामनी ने कुछ नाराजगी से कहा, ऐसे कैसे जाएगी? इतनी जल्दी सारी तैयारी कैसे कर पाएंगे? सहदेव बोले, एक दो दिन की तो बात है, कितनी तैयारी करनी है, सब हो जाएगा। कामनी ने हार नहीं मानी और बोली, आज अनीता की रसोई की रस्म पूरी होनी है और फिर अनीता और विराज को कथा भी तो सुननी है। सहदेव समस्या का समाधान करते हुए बोले, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और अनीता की फ्लाइट शाम के 7:30 बजे की है। इस बीच तुम्हारे पास बहुत टाइम है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अब टाइम मत वेस्ट करो और चलो तैयारी शुरू करते हैं। यह कहते हुए सहदेव कमरे से बाहर निकल गए। असमंजस में फंसी हुई कामनी ने विराज और अनीता की ओर देखा, लेकिन वो दोनों तो एक दूसरे को ही देख रहे थे। उनकी दुविधा और बढ़ गई थी। उन्होंने सोचा कि जरूर कोई बड़ी बात है, मुझे पता करना पड़ेगा। उन्हें शक था कि सहदेव सब जानते हैं, बस छुपाने के लिए हंसने का झूठा दिखावा कर रहे हैं। और सच्चाई भी यही थी। आज सुबह जब विराज पापा के कमरे से आने लगा, तो सहदेव के फोन की घंटी बज उठी थी। अनीता के पापा का फोन था। बहुत परेशान थे। उन्होंने अनीता और विराज की कल रात वाली सारी बात सहदेव को बताई और कहा, अनीता का फोन आया था। उसने कहा कि पापा भैया को लखनऊ भेज दो, वह आकर मुझे दिल्ली ले जाएं। सहदेव बेचारे बहुत चिंतित हो गए। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। अब उन्होंने सारी बात सही सही अनीता के पापा को बताई और यह भी बताया कि विराज बहुत भावुक लड़का है, रिश्तों के प्रति ईमानदार है, किसी से धोखा नहीं कर सकता। इसीलिए रागनी के लिए उसके मन में बहुत गिल्ट और पछतावा है। आज सुबह ही उसने मुझे सारी बात की है। मैंने उसे समझा दिया है। समधी जी, विराज अनीता को बहुत प्यार करता है। हमने अनीता से पहले भी उसे शादी के लिए कई रिश्ते दिखाए थे, लेकिन वो कभी नहीं तैयार हुआ
और अनीता से मिलकर एक ही बार में उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। आप चिंता मत कीजिए, बस दोनों को थोड़ा वक्त दीजिए। बच्चे अपनी समझदारी से सब ठीक कर लेंगे। उधर विराज के कमरे में कामनी ने अनीता से जल्दी किचन में आने को कहा और खुद नीचे चली गई। विराज थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर हताश सा अपना सिर पकड़कर पेट पर बैठ गया। अनीता से विराज की यह दशा देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। उसे भी विराज की एक पल की दूरी कहाँ मंजूर थी। लेकिन बीती हुई रात का जो तूफान अनीता के दिल में उठा था, वह अभी शांत नहीं हो पाया था। इसलिए वह कोई भी फैसला नहीं ले पा रही थी। वह कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। वह धीरे से विराज से कुछ दूर बेड पर ही बैठ गई। कांपती हुई आवाज में उसने धीरे से कहा, रात को जब तुम सो गए थे तो मैंने अपने पापा को फोन करके मुझे दिल्ली बुलाने के लिए कहा था। विराज अपना चेहरा अपनी दोनों हथेलियों से ढककर बैठा हुआ था। अनीता की बातें सुन रहा था। अनीता ने कहा, विराज, हमने अपने प्यार को दिल से महसूस किया था। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए गहरा प्यार और विश्वास देखा था। फिर मेरे साथ ये धोखा कैसे हुआ? क्या तुम्हारी आंखों का भाव मेरे लिए प्यार का एहसास झूठा था? सब दिखावा था? विराज ने अपना सिर उठाकर अनीता की ओर देखा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके आंसू देखकर अनीता के दिल को बहुत ठेस लगी। वह सोच रही थी, यह सब तुमने क्या कर डाला विराज? विराज ने अनीता का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। अनीता ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विराज ने उसकी हथेली कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, अनीता प्लीज, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसे तो तुम्हारे मन की शंका और भ्रम को मैं कभी नहीं दूर कर पाऊंगा। मेरे पास रहो, तुम खुद ही महसूस कर लोगी कि सच्चाई क्या है। तब तक अनीता के फोन पर कामनी जी की कॉल आई। उन्होंने जोर से कहा, अनीता, पंडित जी कब से आकर बैठे हुए हैं। इतनी देर हो गई, तुम अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? पूजा से पहले तुम्हें मीठा भी बनाना है। तुम्हारे भैया इतनी दूर से आए हैं, तुम्हें उनसे भी मिलने की कोई जल्दी नहीं है। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है बेटा। अनीता ने कहा, मम्मी जी मैं तुरंत आ रही हूँ। विराज से सॉरी कहकर अनीता चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई। विराज उदासी से उसे जाते हुए देखता रह गया। अनीता बैठक में पहुंची तो अपने भैया के गले से लगकर रोने लगी। भैया ने उसे गले लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अरे पगली, अभी एक दिन ही तो हुए अपने भैया से दूर हुए, और देख, तेरी एक आवाज पर मैं दौड़ा चला आया। क्यों परेशान होती है बच्चा? मैं हूं ना। थोड़ी देर में अपने भैया के पास बैठकर अनीता किचन में आ गई और भगवान का भोग और मीठे में खीर बनाने की तैयारी में लग गई। अनीता ने किचन की खिड़की से देखा कि विराज पूजा के लिए तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। पीले रंग का कुर्ता और सफेद चूड़ीदार पैजामा पहने हुए विराज बहुत ही सौम्य और शांत दिखाई दे रहा था। अनीता सोचने लगी, कितनी सच्चाई है इसके व्यक्तित्व में, मैं इस पर कैसे अविश्वास करूं? लेकिन अपनी आंखों से देखकर दूध में पड़ी मक्खी तो नहीं निगली जा सकती ना। विराज ने अनीता को अपनी ओर देखते हुए देख लिया था, लेकिन अब की बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उसका दिल कांप रहा था। एक बार फिर उसका रिश्ता टूटने का डर उसे सताने लगा था। वह चुपचाप पूजा में बैठ गया। कामनी ने अनीता को भी लाकर विराज के बगल में बिठा दिया। पूजा प्रारंभ हुई तो एक बार फिर दोनों का गठबंधन हुआ। पति पत्नी जब भी पूजा पर बैठते हैं तो उनका गठबंधन किया जाता है। विराज बार बार अपनी उदास और गहरी निगाहों से अनीता की ओर देख लेता था। अनीता भी विराज की आंखों में कुछ खोजने का प्रयास कर रही थी, जैसे उसकी बहुत ही कीमती चीज विराज की आंखों में कहीं छिपी है और वह उसे पाना चाहती थी। हवन करते समय पंडित जी ने अनीता से कहा, आप अपनी हथेली विराज की हथेली पर रखिए और दोनों एक साथ आहुति डालिए। विराज की हथेली का स्पर्श पाते ही अनीता का हाथ कांपने लगा। विराज अब उसके और करीब होकर बैठ गया और उसने अनीता की हथेली को कसकर पकड़ लिया। सहदेव सामने बैठे सब देख रहे थे और उन दोनों के मनोभावों को भी अच्छी तरह से समझ रहे थे। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे,
मेरे बच्चों के मन से सारे दुख और चिंताएं निकालकर उनका जीवन खुशियों से भर दो प्रभु। पूजा समाप्त हुई, सब डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे तो अनीता ने सबको खीर सर्व किया। ऐसा नहीं है कि अनीता खाना बनाने में बहुत माहिर थी, पर ठीक ठाक बना लेती थी। सहदेव ने उसकी खीर की तारीफ करते हुए कहा, बहुत अच्छी खीर बनाई है बेटा, मैं तो एक कटोरी और खाऊंगा। अनीता ने पापा को थैंक्स बोला और सहदेव के पास ही सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सहदेव ने उसकी हथेली पर सोने के 2 सिक्के रखते हुए कहा, बेटा इन्हें संभाल कर रखना, ये तुम्हारे लिए पापा का आशीर्वाद है और हमारे खानदान की पूंजी है। आगे चलकर तुम्हें ही तो सब संभालना है। तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों पर बना रहे। कामनी से अनीता की इतनी तारीफ हजम नहीं हो रही थी। उसने अनीता से कहा, बेटा खीर अच्छी बनी है, लेकिन अगली बार जब बनाओगी तो मैं तुम्हें और अच्छी खीर बनाना सिखा दूंगी। ऐसा कहकर कामनी ने अनीता के हाथ में शगुन के पैसे पकड़ा दिए। सहदेव जी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे थे कि कामनी तुमने कब खीर बनाई है? तुमने तो पहले दिन से ही कभी रसोई में झांक कर नहीं देखा। बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ी तारीफ कर दोगी तो क्या तुम्हारी जुबान घिस जाएगी? तुम कभी नहीं सुधरोगी। कामनी भी सहदेव के फेस पर चढ़ते उतरते भावों को देखकर सब समझ गई थी कि मन ही मन मुझे ही कोस रहे होंगे। खाना खत्म हुआ और अनीता ने कहा, मम्मी जी अब हमारी फ्लाइट के लिए बहुत कम समय बचा है, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। कामने ने कुछ नाराजगी से अनीता की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे मम्मी पापा ने पहले तो पग फेरे की कोई बात नहीं की थी, फिर अचानक से ये बात कहाँ से आई? फिर विराज से पूछा, बेटा तुमको पहले से पता था? विराज बोला, हाँ मम्मी, कल रात में ही अनीता ने बताया था, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। अनीता विराज की ओर देखती रह गई। अपने कमरे में अनीता चुपचाप अपना सामान पैक कर रही थी और विराज चुपचाप बैठा उसकी ओर देख रहा था। अनीता की खामोशी उसे डरा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अनीता के मन में क्या चल रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि अनीता के मन में तो इतना बवंडर है, लेकिन फिर भी वह मुझ पर अपना गुस्सा क्यों नहीं उतार रही है, घर वालों से बुरा बर्ताव क्यों नहीं कर रही है। उसे डर था कि अनीता की यह चुप्पी कहीं आने वाले बड़े तूफान का आगाज तो नहीं है। विराज ने कहा, तुम मुझसे बस 2 दिन दूर रह लो अनीता, क्योंकि 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने दिल्ली आऊंगा। अनीता ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए विराज, प्लीज समझने की कोशिश करो। जिस मानसिक यातना से मैं गुजर रही हूँ, अभी मैं सोचने समझने की ताकत खो चुकी हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा समय दो। विराज ने दुख से कांपती हुई आवाज से कहा, अनीता, कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने दिल से पूछना कि वह मेरे बारे में क्या कहता है, क्योंकि दिल के रिश्तों का फैसला दिल से ही किया जाता है, दिमाग से नहीं। अनीता धीरे से बोली, कभी कभी अपना दिल भी दगा कर जाता है। विराज ने कहा, मुझे विश्वास है हमारे प्यार पर, समय हो गया था। विराज ने अनीता को गले से लगाते हुए बोला, जिंदगी भर तुम्हारे फोन की का इंतजार करूंगा। उसकी आंखें नम थीं, अनीता भी रो रही थी, लेकिन खुद को विराज से अलग करते हुए बोली, चलती हूँ विराज, अपना ख्याल रखना। उसे विदा करते समय सहदेव की आंखों में भी आंसू थे। अनीता ने उनके पैर छुए तो उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा अपने घर और पति से ज्यादा दिन दूर नहीं रहते, जल्दी आना। अनीता ने सिर झुका लिया। हवेली से बाहर निकलकर एक बार अपनी आंसुओं से भरी आंखों को उठाकर हवेली की ओर देखा और कार में बैठ गई। विराज उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक जा रहा था। कार में तीनों खामोश बैठे थे। अनीता के भैया को शायद अनीता और पापा के बीच हुई बात का पता नहीं था, इसलिए वो शांत था, वरना अब तक विराज की इज्जत उतार चुका होता। उसके पापा ने तो बस यही कहा था, बेटा मैं तुम्हें बताना भूल गया था, कल तुम्हें अनीता को पगफेरों के लिए लखनऊ से दिल्ली ले आना है। एयरपोर्ट पहुंचकर विराज ने एक बार फिर अनीता को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लिया और दोनों अपने आंसू पोंछते हुए अलग अलग दिशा में चल पड़े। दोस्तों कहानी अभी बाकी है। क्या विराज का प्यार अनीता के मन की शंका को दूर कर पाया?
क्या यहीं से अनीता और विराज के रास्ते सदा के लिए अलग-अलग हो गए या विराज का प्यार और विश्वास अनीता के दिल को जीत पाया? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।